Yeah. So our topic for today, what we are going to discuss is the living world. Now, this is chapter number 1 of biology in your state board textbook. Those who are referring to other books or NCRT books or reference books or whatever, also you'll get the सेम टॉपिक बट अ डिफरेंट नेम. अब बायोलॉजी में आप लोगों के साथ क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में. आप अगर अलग अलग बुक्स उठाओगे तो चैप्टर का आपको कंटेंट, अंदर का जो कंटेंट है पैराग्राफ वाइज, वो सेम टू सेम मिलेगा. बहुत सारी टेक्स्ट बुक में उस चैप्टर का नाम अलग है. जैसे यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड नाम है, दूसरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स है वगैरह वगैरह. तो एक चीज ये अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर कर लेना बच्चों, शुरू से ही एक ट्रैक और एक बुक पकड़ के ही पढ़ाई करना. आपकी जनरेशन मतलब आपकी बैच के ज्यादातर जो अभी 11वीं 12वीं के बच्चे हैं ना, हमने ये देखा है बहुत साल से. गलती कहाँ पर होती है आप लोगों की, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो पढ़ने के चक्कर में. खास करके अभी फोन पे पढ़ रहे हो ना, तो यूट्यूब पे कोई एक लेक्चर किसी एक टीचर का देख लिया, फिर कोई अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल गया तो उसमें 2-4 लेक्चर देख लिए, फिर कोई और कहीं से कोई गूगल से कोई देख लिया, तो आपका पूरा खिचड़ी हो जाता है. तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ या बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, है ना, मैंने यहाँ से भी पढ़ा, यहाँ से भी पढ़ा, यहाँ से भी पढ़ा, बट अल्टीमेटली ट्रस्ट मी आपकी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली. ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो खिचड़ी करके पढ़ाई नहीं करनी है. अपने को एक ट्रैक, एक बुक और एक ही सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो ही आपका 11th-12th प्रोडक्टिवली होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अच्छा, इस स्क्रीन पे आपको आपका चैट बॉक्स नहीं दिख रहा होगा बच्चों फिलहाल, तो आप लोगों को माइक ऑन करके मुझे यस या नो बोलना है, फिर माइक बंद कर देना है अगर मैं आपको सवाल पूछूं. ओके. चैट बॉक्स इसलिए मैंने स्क्रीन पे नहीं रखा है ताकि रिकॉर्डिंग में पूरा का पूरा आपका चैट बॉक्स आते रहेगा, आपके नाम आते रहेंगे. यहाँ पर आपको पूरी रिकॉर्डिंग सिर्फ नोट्स और लेक्चर की दिखनी चाहिए. ठीक है. ओके. एंड माइक इज ऑन एनीवे, माइक आपको जब चाहिए आप ऑन कर सकते हो और पूछ सकते हो. तो यहाँ पर फंडा ये है कि आप स्टेट बोर्ड की ये टेक्स्ट बुक पकड़ो, इसको ही थरली प्रैक्टिस करो, इसी को थरली पढ़ो. बाकी जो नोट्स हम आपको क्लास में लिखवा रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो, रैंडम चीजें मत पढ़ो. ऐसा हमारे दिमाग में एक होता है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा. नहीं, आप पीएचडी करने नहीं आए हो, रिसर्च करने नहीं आए हो बायोलॉजी पे. आप एक स्पेसिफिक सिस्टम के तहत पढ़ाई करेंगे तो ही आपका भला होगा. एक चीज. दूसरा, स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम पीसीबी करें, जैसे कि आई थिंक विपिन ने शायद पहले ही बोला ना ग्रुप पे कि पीसीबी है, बहुत सारे बच्चों ने बोला पीसीएमबी है हमारा सर. तो आपने अगर डिसाइड कर लिया पीसीबी है, बहुत अच्छा है. जैसे जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते जाओगे पूरा 11th पूरा 12th, उसके बाद ये डिसीजन लेना है कि आगे बायो में क्या करना है. वेदर यू वांट टू गो टू बायोटेक, बायोमेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो आपको करने आगे जाके. सेम वे फॉर पीसीएमबी स्टूडेंट्स, अभी से लेक्चर्स सारे अटेंड करो, मैथ्स के भी करो, बायो के भी करो, और धीरे धीरे एक डिसाइड कर लो कि हाँ मेरा ज्यादा फोकस मैथ्स पे होगा या ज्यादा फोकस बायो पे होगा. दूसरा सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा मैंने बैकअप के लिए रखा हुआ. ये भी बहुत जरूरी है. ओके. चलो, अब लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर में हम लोग पहली बात तो क्या डिस्कस करने वाले. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, यानी कि टर्म्स विच वी आर गोइंग टू डील विद इन बायो. अगेन विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, क्लास 10 तक आप सबने बेसिक साइंसेज में बायो के बारे में पढ़ा है. आई थिंक सो आप लोगों को 10th में रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के बेसिक्स पढ़ाए गए सभी लोगों को. यस और नो? है ना? तो बेसिक आइडिया आप लोगों को है. अब होता क्या है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बायो में. एक तो आधे बच्चे सोचते हैं कि सर रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, हम तो रट लेंगे, ठीक है हो गया. ओके, एक ये प्रॉब्लम होती है. दूसरा यहाँ पर क्या होता है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, मराठी मीडियम से पढ़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. बायो के टर्म्स इन तीनों भाषाओं में नहीं है. बायो के टर्म्स कौन सी लैंग्वेज में होते हैं पता है सबको? बायो के टर्म्स होते हैं लैटिन एंड ग्रीक भाषा में, और ज्यादा करके आपको मिलेंगे लैटिन टर्म्स. जैसे अभी यहां पर
प्राचीन भाषा जो है, हमारी ओल्ड भाषा जो है वो संस्कृत है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, है ना। वैसे ही यहाँ पर जब फॉरेन आप ये मतलब पूरी जो साइंस की बात करते हो, उसमें आपको मेजॉरिटी टर्म्स बच्चों मिलेंगे इन द लैंग्वेज लैटिन। एंड 11th-12th लेवल पे बायो में लैटिन टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी आएंगी। व्हाट हैपेंस विद द किड्स और विद द स्टूडेंट्स इज कि आपको अगर उन लैटिन टर्म्स का मतलब नहीं पता तो आप उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हो। इंग्लिश और हिंदी आपको फिर भी याद रह जाएगा, फिर लैटिन टर्म्स में डिफिकल्टी आ जाती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एकदम सिंपल काम करने वाले, अपन ईच एंड एवरी टर्म का मतलब समझेंगे। रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, सब कुछ समझना है, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया 10 बार पूछो, 10 बार समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेक श्योर कि आप एक एक वर्ड अंडरस्टैंड करो। अच्छा, ये क्या, ये आधे आधे घंटे बाद भी लोग आते रहते हैं क्या? ओके, सो लैटिन एंड ग्रीक। अब ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बता रहा हूं, ध्यान देना कि लैटिन ये जो भाषा है, दिस इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, इट्स बेसिकली कंसिडर्ड एज द डेड लैंग्वेज। ठीक है, लैटिन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट डेड लैंग्वेज। अब डेड लैंग्वेज, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर डेड लैंग्वेज क्या होती है, मरी हुई भाषा कैसे हो सकती है, राइट? तो लैटिन इसीलिए यूज की जाती है बायोलॉजी में। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अभी तक मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया, टेंशन मत लो। मैं समझा रहा हूं कि इसका बेस कहां है, फंडामेंटल कहां है। डेड लैंग्वेज लैटिन को इसलिए कहा जाता है बिकॉज अब कोई लैटिन बोलता नहीं है, कोई लैटिन यूज नहीं करता। तो क्या होगा, फायदा क्या होगा कि लैटिन बिकॉज कोई यूज नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, तो इसीलिए लैटिन में जो शब्द बना दिए गए, जो वर्ड्स बना दिए गए थे आज से हजारों साल पहले, वही वर्ड्स हैं, कुछ भी वर्ड बदलने वाले नहीं है। और इसका फायदा हमें होगा बायोलॉजी में कि जब नए वर्ड्स नहीं आएंगे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फिक्स हो जाता है डेड लैंग्वेज, इसीलिए इसका फायदा है और इसीलिए यूज किया जाता है लैटिन को, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस, कोई नयापन नहीं आने वाला। अब जैसे इंग्लिश या हिंदी की बात करो तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, भाषा में नए शब्द जोड़े जा सकते हैं डिक्शनरी में, बट लैटिन में ऐसा नहीं होता और इसीलिए हम लोग लैटिन को यूज करते हैं, है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू करेंगे तो बेसिक टर्म्स को आप लिखते जाना एक साथ। तो जो पहला पेज है आपकी नोटबुक, अच्छा सब लोगों ने एक अलग नोटबुक बनाई है बायो की? हाँ, बायो में क्या करो, बायो में क्या करो, देखो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक चालू कर, गुड, मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक चालू कर रहा हूँ, ऋतिक सर दूसरा चैप्टर चालू करेंगे ऐसा। तो आप बायो में एक ही नोटबुक बना लो, उसमें 2 सेक्शन क्रिएट कर लो, 2 या 3 अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर लेना, जैसे ऐसे ये आएंगे। तो अगर आपके पास 200 पेजेस की एक नॉर्मल नोटबुक है तो अलग अलग उसमें सेक्शंस क्रिएट कर लेना। तो पहला ये जो पेज है आपका, फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक, व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट द इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज इन बायो। ठीक है, तो ये एक पेज मैं रिजर्व रखता हूं, इस पे अपन क्या करेंगे, सिर्फ टर्म्स लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? और जो एक्चुअल चैप्टर है, जो एक्चुअल चैप्टर है वो अपन सेकंड पेज से चालू करेंगे। तो जब जब मैं आपको ऐसा बताऊं कि अच्छा ये वर्ड का मीनिंग नोट कर लेना, ये आगे भी काम आने वाला है, तो आप क्या करोगे, पहले पेज पे जाके, तो क्या होगा जब आपकी नोटबुक तैयार हो जाएगी तो आपके पास फर्स्ट पेज पे सारे मेन टर्म्स की मीनिंग लिखे हुए होंगे। तो पहला और दूसरा पन्ना जो है आपका, 2 पेजेस आप उसके लिए रिजर्व रख दो, और जो राइट हैंड साइड का फर्स्ट पेज है आप उससे चैप्टर चालू करो। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ओके, तो यहां पर अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके, अब फंडा देखो, व्हेन यू से लिविंग वर्ल्ड, लिविंग का मतलब क्या आपके हिसाब से? लिविंग इस वर्ड का मतलब क्या? लिविंग और नॉन लिविंग ऐसा होता है ना, दो जो जिंदा है। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, चलो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं। जो इंसान कोमा में है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग वर्ल्ड में ही, अच्छा ठीक है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
ये सारी चीजें लिविंग है, ये अपने को मालूम है। और जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेज है ना, टेबल, कुर्सी, चेयर, जिस पे आप बैठे हो, जिस पे आप पढ़ रहे हो, है ना, ये सब नॉन लिविंग है। ये तो क्लियर सिंपल बात है। पर बायोलॉजी इतना सिंपल तरीके से इसको डिफाइन नहीं करता। बायोलॉजी सेज व्हाटएवर इज लिविंग हैज टू हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उनको लिविंग बोलेंगे। लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल्स और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उन कैरेक्टरिस्टिक्स का लिविंग या नॉन लिविंग होने से क्या लेना देना। जैसे कि हम लोग लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें सबसे पहला आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले ही पेज पे मैं आपको बता देता हूं, बेसिक प्रिंसिपल्स करके आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, पहला पेज नंबर 1 पे। ठीक है, जिनके पास अभी करंटली टेक्स्ट बुक है वो अभी रेफर कर सकते हैं, जिनके पास पीडीएफ है वो भी रेफर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक नहीं है तो सिर्फ सुनो समझो, मैं सब कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। Now on the first page itself you'll get the simple statement there, basic principles of life। और वहां पर बेसिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहले पैराग्राफ में आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म मिलेगा, जिसका वर्ड जो वर्ड वहां पे लिखा हुआ है वो है मेटाबॉलिज्म। क्या वर्ड लिखा है? माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेटाबॉलिज्म, किस बच्चे का माइक ऑन है? बंद करो। जो आपको डाउट पूछना हो सिर्फ तभी माइक ऑन करो बच्चों, या फिर अगर मैं आपको यस और नो बोलने के लिए बोलूं तब। कंटिन्यूस मत चालू रखो, पीछे डिस्टर्बेंस आता है सबको। एक वर्ड आपको मिलेगा वहां पर है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब क्या है समझो जरा। केमिकल रिएक्शन सभी लोगों ने पढ़े केमिस्ट्री में, सबको मालूम है, यस ऑफ कोर्स, है ना। तो अब फर्स्ट पेज पे जाते हैं और पहला जो वर्ड जिसका हम लोग मीनिंग लिखेंगे वो है मेटाबॉलिज्म। और सिंपल मीनिंग लिखवाऊंगा मैं आपको, वो रट्टा मारने वाला डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक वाला। सिंपल मीनिंग लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब कि जब लिविंग सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। बहुत सिंपल। जैसे हम खाना खाते हैं और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और वो जाकर हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है, कैन आई कॉल इट अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म? क्यों? क्योंकि हमने ग्लूकोज खाया, वो ग्लूकोज अंदर जाके केमिकल रिएक्शन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक टाइप का मेटाबॉलिज्म हुआ। बोलो हाँ कि ना? यस। सो मेटाबॉलिज्म ये पहला जो वर्ड है, पहला जो टर्म है। आई होप मेरी हैंड वॉइस, एक मिनट, नेट तो फुल है। अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ, वो इंटरनेट कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है 1-2-4 सेकंड के लिए। ठीक है, पैनिक मत हो जाओ, रिलैक्स। 2-4 सेकंड के लिए कभी कभार आज होता है ऐसा। ठीक है, ओके। सो केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स आर बेसिकली अंडर मेटाबॉलिज्म। ये लिख के रखेंगे बच्चों, चलो फटाफट। आई होप मेरी हैंडराइटिंग सबको समझ में आ रही है। ये फर्स्ट पेज पे लिखेंगे बेटा, टर्म्स में। फर्स्ट पेज पे एक हेडिंग डालेंगे, टर्म्स इन बायोलॉजी। उसमें पहला शब्द लिखेंगे मेटाबॉलिज्म। तो लिखा सबने? ओके। तो अब हम लोग अब फंडे की बात करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आ गया तो अब फंडे की बात करते हैं कि भाई ये चैप्टर जो हम लोग सीख रहे हैं या जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें आइडिया क्या है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वो सिर्फ मेन सिंपल ये शब्द समझाने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लिविंग और नॉन लिविंग की बात आएगी
तो एक सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो हम लोगों को डिटेल में पता होने चाहिए, जो लिविंग को डिफाइन करेंगे। और हो सकता है कि कुछ नॉन लिविंग चीजों में वो कैरेक्टर दिखे, कुछ नॉन लिविंग चीजों में ना दिखे। अब जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म, आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन होता है। क्या ये, इसको ऐसा लिखते हैं, क्या ये कैरेक्टर ऐसा है कि ये है, अगर ये दिखता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोल देंगे? मतलब कि क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये सवाल आता है दिमाग में। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने बोला क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है? डिफाइनिंग यानी कि इफ दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट आई विल कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज लिविंग। तो लेट्स एनालाइज अ सिचुएशन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड लॉजिकली। एक ह्यूमन बीइंग है, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, ये ह्यूमन बीइंग है, इसके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। मैंने क्या एग्जांपल दिया मेटाबॉलिक रिएक्शन का? आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज से एनर्जी बनी, ये एग्जांपल दिया ना मैंने। ये सबको समझ में आया कि बाउंसर गया? अच्छा, एक इमेजिन करो, आपको केमिस्ट्री की लैब में मैंने एक टेस्ट ट्यूब दी, उसके अंदर मैंने ग्लूकोज दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने आपको ग्लूकोज डाल के दिया और बोला ग्लूकोज का रिएक्शन करो, और ग्लूकोज का रिएक्शन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करो। क्या ये पॉसिबल है? टेस्ट ट्यूब में आप ग्लूकोज का रिएक्शन कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना। ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। ग्लूकोज पाउडर आता है ना, आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालो, घोलो और उससे रिएक्शन करो। इसका क्या मतलब समझ में आया आपको बच्चों, कि ग्लूकोज का रिएक्शन लिविंग सेल में भी पॉसिबल है और टेस्ट ट्यूब। तो इसका ऐसा, हाँ इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या कि ये टेस्ट ट्यूब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? आप बोलोगे नहीं सर क्या बकवास कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना। क्या समझ में आया इससे, कि सर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता? गया दिमाग में, बोलो हाँ कि ना। हाँ, कि मेटाबॉलिज्म सर लिविंग सेल में तो दिखता है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग सेल के बाहर भी पॉसिबल है सर। तो हाँ समझ में आएगा कि अच्छा, मतलब कि ये होता है लिविंग सेल में, पर नॉन लिविंग यानी कि लिविंग सेल के बाहर भी ये चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। क्लियर? ओके, अब दूसरा कैरेक्टर पे आते हैं। दूसरा कैरेक्टर तो और इजी है और सिंपल है। क्या है? ग्रोथ। डू लिविंग थिंग्स ग्रो? हम उसको लिविंग थिंग बोलेंगे जो साइज में, आकार में बढ़ेगा, नंबर में उसके सेल्स बढ़ेंगे। सेल्स का नंबर भी बढ़ सकता है, सेल्स का साइज भी बढ़ सकता है, बोलो यस और नो। यस। अब हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं। आपने ज्योग्राफी में सेडिमेंटेड रॉक्स के बारे में पढ़ा है? यस। बच्चों आप माइक ऑन करके यस बोलते हो, उसके बाद प्लीज बंद कर दिया करो, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आता है। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, सो आपने सेडिमेंटेड रॉक्स के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो उसमें ऐसा कहा गया और आपको सिखाया गया था कि लेयर बाय लेयर, बहुत सारे हजारों सालों में धीरे धीरे एक के ऊपर एक पत्थर जमते गए और पहाड़ बन गए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि उस रॉक में भी ग्रोथ हुई? तो क्या पहाड़ लिविंग थिंग हो गया? आप बोलोगे नहीं सर क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है, पहाड़ थोड़ी लिविंग थिंग है ना। इसका अगेन ये मतलब है कि ग्रोथ इज सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस, पर हर उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें, हर उस चीज में जिसमें ग्रोथ दिखती है उसको लिविंग नहीं बोल सकते। आई होप ये बात दिमाग में जा रही है। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखेगी, पर हर चीज जहां ग्रोथ दिख रही है उसको लिविंग नहीं बोल सकते। ये बहुत जरूरी है समझ। हाँ, और यही वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कैरेक्टर्स का एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो दिखेगा, पर हो सकता है कि और भी कहीं दिखे, पर उस कैरेक्टर के बेसिस पे लिविंग डिफाइन नहीं कर सकते। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स। स्टेटमेंट समझ में आई?
हर एप्पल फ्रूट होता है, पर हर फ्रूट एप्पल तो नहीं हो सकता। वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, पर हर जगह जहां ग्रोथ हो उसको लिविंग नहीं बोल सकते। तो ये भी समझ में आया कि हाँ ठीक है भाई, ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज भी हो सकता है और इंक्रीज इन नंबर भी हो सकता है। ये भी मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इससे अभी बहुत सारा दिमाग खुलेगा कि अच्छा, हम लोग जो बायोलॉजी 10वीं तक रट्टा मार रहे थे वो और एक्चुअल बायोलॉजी में बहुत फर्क है, ठीक है। तो हम लोग को मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शंस है, ग्रोथ समझ में आ गया, इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई ये बता सकता है? व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस? क्यों ऐसा जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होना जरूरी है, होने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा आपको क्यों लगता है? कोई बता सकता है? रॉन्ग हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करो। बच्चों मेरी आवाज सबको आ रही है? बोलो हाँ कि ना। हाँ, ओके। अच्छा, रिप्रोडक्शन। हाँ, अब रिप्रोडक्शन की बात, अच्छा ठीक है, किसी को ये नहीं पता कि रिप्रोडक्शन क्यों होना जरूरी। एक बहुत ही सिंपल चीज है, ह्यूमन बीइंग, और रादर ह्यूमन बीइंग छोड़ो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। यस, हमारी जो लाइफ स्पैन है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है। जैसे अगर आप एक देखो कि एक डॉग है तो वो 10 साल 12 साल वो उसकी एक लाइफ स्पैन होगी। ह्यूमन बीइंग की अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स की एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? एक इंसान की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है? 104 63 ईयर्स, 63। इंडिया में तो और कम है, इंडिया में तो थोड़ी सी और कम है, बट एक एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो 63 ईयर्स, 63 साल, ठीक है। कोई 50 में भी मर सकता है, कोई 80 में भी मर सकता है, एवरेज निकालेंगे तो 60। कोई 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 100 साल तक जीता है, कोई 10 साल में ही मर जाता है, तो एवरेज 63 होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली ऐसा हर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। इसका ये मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म को एक समय के बाद में खत्म हो जाना है। तो अगर उसके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होगी तो उसकी पीढ़ी यानी कि उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हिंदी हिंदी बहुत ज्यादा हाई फाई लग रही है तो बता देना, ठीक है। I can explain to you the same thing in Shuddha Hindi and English also, so don't worry. I have this habit of saying the same thing in different languages. Okay, so रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा, बहुत ही सिंपल लॉजिकल बात है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन, नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है जरा ये भी समझते हैं। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और इसके बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लाइक बिगेट्स लाइक। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, इस स्टेटमेंट का मतलब? लाइक बिगेट्स लाइक यानी कि एक इंसान इंसान को ही जन्म देगा, बकरी को नहीं जन्म दे सकता। मतलब फीमेल, अब से ह्यूमन फीमेल, a human female will give birth to a human child only. She's not going to produce an elephant or a goat or a lion, right? Which means जो जिस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है उसी प्रकार का न्यू बॉर्न या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। बोलो हाँ कि ना, है ना। अब पीछे जाओ टर्म्स में और एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो,
एक और इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो, है ना, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब न्यू जेनरेशन, मतलब जो नई जेनरेशन पैदा हुई उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। जैसे आप अपने माँ बाप के ऑफ स्प्रिंग हो, ठीक है। तो जो नई पीढ़ी जो पैदा होती है उसको हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन के बारे में कहीं पे भी अगर आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में, तो वहां पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब नई पीढ़ी की बर्थ। ओके, ठीक है भाई। सो अच्छा, एक और यहाँ पे ग्रोथ में एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, obviously living organisms grow क्या हमारी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। हमारी हाइट, हमारी हाइट और बाकी सब जो ग्रोथ जो फैक्टर्स होते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड तक होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली पेट बढ़ते रहता है पूरी जिंदगी, वो अलग बात है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वर्टिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, एनिमल्स में लिमिटेड होती है, प्लांट्स में ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। एक टहनी काटो, एक पत्ता तोड़ दो तो नया आ जाएगा, ठीक है। बट इन जनरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लिमिटेड पोटेंशियल होती है ग्रोथ की। और जैसा मैंने एग्जांपल एक दिया कि एग्जांपल नॉन लिविंग, तो माउंटेन्स एंड रॉक्स ऑल्सो ग्रो, पर इनको हम लोग लिविंग नहीं बोल सकते। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि जब आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ो तो आपके पास नोट्स रहेंगे रेफरेंस के लिए, कंफ्यूज नहीं होगे। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, ये भी हमने देख लिया भाई। लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जिस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है वो उसी टाइप का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी, पीछे बैकग्राउंड में किसके टीवी चल रहा है, प्लीज माइक बंद करो, मे बी स्टेराइल। नाउ व्हाट यू मीन बाय द वर्ड स्टेराइल? क्या लगता है स्टेराइल का मतलब क्या है? सुना है ये वर्ड, सभी लोगों ने सुना होगा पहले। स्टेराइल वर्ड का मतलब क्या है? नहीं पता? चलो लिखेंगे, अपन लिखेंगे, कोई बात नहीं, अपन हर एक टर्म को डिटेल में समझेंगे बच्चों। देखो, व्हेन आई से बायोलॉजी में स्टेराइल शब्द का मतलब क्या है? स्टेराइल शब्द का मतलब है द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। जो ऑर्गेनिज्म गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब सवाल ये आता है, सर गैमेट्स क्या होता है? ये भी सवाल आएगा, तो वो भी क्लियर किए देता हूं कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स मतलब मेल के लिए स्पर्म और फीमेल के लिए क्या होता है, ये तो पता होगा सबको यार, ओवम और एग। समझे बात को? बहुत सिंपल। देखो मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको, देखो ध्यान से समझो। और नहीं समझ में आया बच्चों तो प्लीज पूछो, 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। ध्यान से देखना, मैंने कहा रिप्रोडक्शन की बात की, हमने रिप्रोडक्शन की बात की, तो ये समझ में आया रिप्रोडक्शन का मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनाना। नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ भाई। अगर मेल है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल है तो वो एग यानी कि ओवम प्रोड्यूस करेगी। जब दोनों मिलेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। बोलो यस और नो, यहां तक क्लियर है? हाँ। अच्छा, आपने अपने आसपास अपने दोस्तों में, फैमिली में ऐसे लोग देखे होंगे हु कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस।
इसका क्या मतलब कि या तो मेल के बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहा है या तो फीमेल के बॉडी में एग नहीं बन रहा है, ओवम नहीं बन रहा है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिजम्स स्टेराइल है। इसका मतलब वो लोग कैसे, जिसको हिंदी में बांझ बोलते हैं, जिसको बच्चे नहीं हो सकते, है ना, या मेल्स जिनको बोलते हैं कि स्टेराइल है, यानी कि इसको बच्चे नहीं हो सकते। स्पर्म, विकी डोनर देखी होगी सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विकी डोनर पिक्चर देखी होगी। उसमें ऐसा दिखाते हैं ना कि, या अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी गुड न्यूज, उसमें बच्चे नहीं हो रहे, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं स्टेराइल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना बच्चों, ध्यान से देखना। फिर से यही सवाल आता है कि जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो लिविंग, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यानी कि अक्षय कुमार को बच्चे नहीं हो रहे थे उस पिक्चर में, तो क्या वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, जीता जागता आदमी था, इंसान था। तो स्टेराइल होने से लिविंग होने का कोई लेना देना है क्या? तो आंसर है नहीं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, फिर से वही स्टेटमेंट आई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो ना रिप्रोड्यूस कर पाए वो नॉन लिविंग हो गया, ऐसा नहीं है। गई बात दिमाग में, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो स्टेराइल का मतलब भी समझ में आ गया। और इसीलिए मैंने कहा ना शुरुआत में, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने क्या कहा कि आपको जब आप ये बुक पढ़ रहे हो, अभी तो आप देखोगे हमने 2 पैराग्राफ, हार्डली 15 लाइन भी नहीं पढ़ी, बट इतने सारे नए टर्म्स आ गए कि सर हमको स्टेराइल का मतलब नहीं पता, हमको ऑफस्प्रिंग का मतलब नहीं पता, हमको मेटाबॉलिज्म। तो बायो में यही दिक्कत आती है और वो दिक्कत अपन सॉल्व कर देंगे, आप टेंशन मत लो। टर्म्स के ऊपर, टर्म्स को पकड़ो, एक एक वर्ड का मतलब पता है, बायो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके। और एक और चीज बता दूं, संकोच मत करना पूछने में, इज एंड द भी नहीं समझाना, कोई सिंपल चीज भी नहीं समझ में, पूछो, पूछने का कुछ टेंशन नहीं। अच्छा, तो स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, हाँ जी बोलो, कैन एनिमल्स फॉर्म? दो लोगों ने साथ में बीच में बोला, एक जन पूछो। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने क्या लिखा ऊपर, ये देखो, लाइक बिगेट्स लाइक, शुरुआत में ही कहा ना, अ डॉग विल गो गिव बर्थ टू अ डॉग, ह्यूमन विल गिव बर्थ टू अ ह्यूमन। ये बायोलॉजी का प्रिंसिपल है, इसको कोई ये नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, नेचर का रूल है। अच्छा, रिप्रोडक्ट, हाँ मिक्स ब्रीड, मिक्स ब्रीड, हाँ मैं समझाता हूँ। मिक्स ब्रीड भी कैसा होता है? अच्छा सवाल पूछा इसने। तो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कहाँ आता है, देखो ध्यान से। तो पहला तो ये हो गया कि भाई नॉर्मल रिप्रोडक्शन कैसा हुआ, लाइक बिगेट्स लाइक वाला, ओके ये क्लियर। दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म स्टेराइल हो सकते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये भी ठीक है। तीसरा, जो ये भाई साहब ने अभी पूछा कि मिक्स ब्रीड, मिक्स ब्रीड जिसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म्स में, यहां पे अगेन ये टर्म्स में आप ऐड करोगे बच्चों, बायोलॉजी के टर्म्स में जिसको आप बोलोगे हाइब्रिड, क्या बोलोगे, रिपीट करो, हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि मिक्स ऑर्गेनिज्म। पर अब ये भाई साहब का सवाल था कि सर ह्यूमन और डॉग, इनका मतलब इमेजिनेशन ही अलग है। हाँ, कौन था ये? ह्यूमन और डॉग नहीं हो सकता। हाइब्रिड देखो बच्चे कैसा होगा, इट हैज टू बी ऑर्गेनिज्म दैट इज अ क्रॉस, क्रॉस मतलब समझते हो, मिक्सचर, ऑर्गेनिज्म दैट इज अ क्रॉस ब्रीड बिटवीन 2 वेरी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुत्ता और ह्यूमन बीइंग सिमिलर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। हमारा जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, या हम लोग ह्यूमंस और डॉग्स बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तो ह्यूमंस और डॉग्स का मेटिंग पॉसिबल नहीं है बॉस। तो किसका मेटिंग पॉसिबल है? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम जानते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है? हाँ, जैसे कि गधा और घोड़ा, बोलो हाँ कि ना? तो नेचर में मिक्स ब्रीड, हाँ, नेचर में रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, थोड़ा सा चेंज कहां आ सकता है? बहुत ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। जैसे गधा और घोड़ा है, तो गधा और घोड़ा, नॉर्मली घोड़ा क्या करेगा, घोड़े के साथ मेट करेगा, हॉर्स विल मेट विद द हॉर्स एंड प्रोड्यूस अनदर हॉर्स, करेक्ट?
Same way, a donkey is going to mate with another donkey and produce another donkey. But in rare cases, in nature, you will find that a horse can mate with a donkey also. जिसको हिंदी में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा खच्चर के नाम से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीड. हाँ, तो एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है और एक खच्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में जिसको, और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल है म्यूल. म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी. समझे बच्चों? तो ये पॉसिबल है, पर ये कहां पॉसिबल है? ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनके बीच में पॉसिबल है. तो इसमें अगर आपके दिमाग में ऐसा अजीब सा ख्याल आ रहा है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग लायन के साथ मेट करेगा, नहीं होने वाला भाई. ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा अलग ऑर्गेनिजम्स हैं. म्यूल, MULE, म्यूल यानी कि जिसको आप खच्चर कहते हो, है ना, ये होता है हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी. एक और बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, वो आपको मैं बताता हूं, शायद नहीं सुना होगा लोगों ने. वो होता है लाइगर. सुना है? हाइब्रिड ऑफ लायन एंड क्या? लायन एंड टाइगर. लाइगर. अच्छा, लाइगर के साथ साथ और एक एग्जांपल है, टाइगॉन. टाइगॉन, तो आप बोलोगे टाइगॉन ये कैसा होगा? समझ में आया? लाइगर और टाइगॉन, जब लायन मेल हो और टाइगर फीमेल हो, या टाइगर मेल हो और लायन फीमेल हो, तो अलग अलग बोलेंगे. लाइगर बोल सकते हैं, टाइगॉन बोल सकते हैं, है एक ही बात, दोनों को मिक्सचर ही बोलेंगे. बात समझ में आई? बोलो हाँ के. लिखा है ना ये क्या? लाइगर मतलब लायन का LI और टाइगर का GER. जैसे विराट और अनुष्का का विरुष्का. रे बाबा, सुना है ना? सैफ और करीना का सैफीना बना दिया ना, तो वैसे ही है, लायन और टाइगर का बना दिया लाइगर. बात समझ में आई? हाँ कि ना? बच्चों आवाज आ रही है? नहीं, बीच में वो नेटवर्क चला गया था, मेरा नेटवर्क चला गया था. एक सेकंड रुक जाओ. हाँ जी, ओके, अभी वापस आ गया. ऑडियो, वीडियो और नोट्स का पेज सब आ गया वापस. ओके कूल. सॉरी, थोड़ा सा बीच में 2-4 सेकंड के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, नेटवर्क आगे पीछे होता है. चलो, ओके. सो मैंने क्या बोला? लायन एंड टाइगर बहुत इजी है. लाइगर मतलब लायन एंड टाइगर, ठीक है. तो लाइगर भी बोल सकते हो, टाइगॉन भी बोल सकते हो. टाइगर पहले लिखना है तो पहले लिखो, क्या दिक्कत है? ये आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा. तो ये टाइगर का है. ओके, तो ये हुआ रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल. अच्छा, और एक चीज, ऑल हाइब्रिड्स जो नेचर में हाइब्रिड्स बनते हैं ना, नेचर में जो हाइब्रिड्स बनते हैं, वो स्टेराइल होते हैं. इसका क्या मतलब है? कि नेचर में जैसे कि डोंकी और हॉर्स ने मेट किया, क्या बनाया? म्यूल. तो वो म्यूल स्टेराइल होगा. वो म्यूल कैसा होगा बच्चों? स्टेराइल होगा. इसका मतलब वो म्यूल नया म्यूल पैदा नहीं कर पाएगा. कोई सोच सकता है क्यों ऐसा है?
उसके पास दोनों कैरेक्टर है, वो तो ठीक है, सही बात है, पर नेचर उसको फिर रिप्रोड्यूस करने से क्यों रोक रहा है? क्यों, आपको क्या लगता है? करेक्ट, इससे नया, हाँ, इससे एक नए टाइप का ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ऐसा हो गया ना कि अच्छा, सारे लायन और लायंस बना रहे, सारे टाइगर और टाइगर बना रहे हैं। पता चला गलती से एक बार इन दोनों का मिक्सचर हो गया और लाइगर बन गया, तो ये तो कुछ नया ही बन गया, तो ये नया ऑर्गेनिज्म आ गया। तो जो सृष्टि, जो नेचर का बैलेंस है वो हिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको रोकने के लिए देखो नेचर ने कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म बनाया कि नेचर में सारे जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो एक बोल सकते हैं एक तरह का एक्सीडेंट है कि हाँ गलती से एक दो, कि 99% तो हॉर्स हॉर्स ही बनाएंगे, डोंकी डोंकी बनेंगे, 1% कहीं ना कहीं अगर दोनों की मीटिंग हो गई तो उसको वहीं पे रोक दो। कैसे? क्योंकि उसको आगे उसकी पीढ़ी बनाने का मौका ही नहीं दिया। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट? मतलब बायोलॉजी टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, नेचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नहीं तो ऐसे क्या होगा, हर पीढ़ी में नए ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे, है ना? तो ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें भी और एक चीज, जैसे मैंने बताया आपको कि जो रिप्रोड्यूस ना कर सके वो नॉन लिविंग हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए, जैसा कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक उनका डिफाइनिंग फीचर नहीं था। ये क्लियर हुआ? मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है पर ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं। दैट इज, और ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। द नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस। हाँ, अच्छा, और एक चीज बता दूं क्लियरली पहले ही, बच्चे ना कई बार कॉन्शियंस और कॉन्शियस में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग भी होते हो कभी कभी, ऐसा होता है कि सर ये दोनों वर्ड में हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्शियंस यानी कि आपका अंतरात्मा, है ना, जो अपन बोलते हैं ना कि हमारे अंदर की एक आवाज जो हमको सही गलत बताती है, वो कॉन्शियंस होता है। इसका अपने को बायोलॉजी में कोई लेना देना नहीं है ना। मन की आवाज जो होती है वो कॉन्शियंस होता है। कॉन्शियस का मतलब होश में होना, है ना, टू बी कॉन्शियस। जैसे अपन बोलते कोई बेहोश हो गया तो अपन क्या बोलते, वो अनकॉन्शियस हो गया, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स में फर्क है समझने में, तो ये समझ लेना ध्यान से। ओके, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये एक ऐसा फीचर है, ये ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी नहीं दिख सकता। तो ये मैंने रेड में यहां पर इंपॉर्टेंट करके लिखा है, देख लेना ध्यान से। सब लोग इस चीज पे ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। क्या लिखा मैंने? ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है बच्चों। डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब क्या? कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में दिखेगा बताओ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा। आप, हम यहां पे बैठे, हम अभी, मैं लेक्चर ले रहा हूं, आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आप होश में हो, होपफुली सबके सब होश में हो, है ना। यानी यू आर कॉन्शियस कि हाँ सर कुछ बोल रहे हैं, सर मुझे दिख रहे हैं, सर की आवाज आ रही है, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, आप उसको समझ रहे हो, उसको याद भी कर रहे हो, तो आप कॉन्शियस हो। नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ दिखा सकती है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि माउंटेन ग्रो हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं भी करेगा तो भी चलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, पर क्या कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग चीजों में दिख सकती है कभी भी? क्या ये पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें हर बार मेरे को सवाल करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर जो बेहोश है वो मर गया क्या, वो नॉन लिविंग हो गया क्या, है ना। ऐसा सवाल आता है ना आपके दिमाग में। अच्छा सर, आपने बोला कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर, तो
जो होश में नहीं है, जो कॉन्शियस नहीं है, वो क्या नॉन लिविंग हो गया? नहीं। देखो बच्चों, बेहोश होना या अनकॉन्शियस होना और डेड होना यानी नॉन मतलब लिविंग जो प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाना, ये दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि इवन इफ वी कंसिडर अ पेशेंट इन अ कोमा, तो क्या लगता है आपको, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है ना? ही और शी इज, यस, ही और शी इज स्टिल कंसिडर्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन तो अभी भी चालू है। ये एकदम क्लियर हो गया आई होप्स। तो सब लोगों को एकदम बेसिक चीज बताई मैंने कि भाई ये सारे फीचर्स होंगे तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फेयर इनफ, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है जो यहां पर इस टेक्स्ट बुक में फिलहाल मेंशन नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए बता देता हूं। और एक चीज है लास्ट है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आपको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, आप खाना खाते हो तो आपको तीखा मीठा समझ में आता है ना? आपके पास इमोशंस हैं। नॉन लिविंग चीज के पास वो नहीं है, यानी इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। आपको ठंड लगती है तो आप ऐसे ऐसे करते हो, आप कांपते हो। नॉन लिविंग थिंग वो नहीं करता, यानी कि यू विल रिस्पॉन्ड टू अ सर्टन स्टिमुलस, है ना? आपके ऊपर कोई चीज उठा के अचानक कोई ऐसा फेंक दे तो आप ब्लिंक करते हो या आप ऐसे जर्क करते हो, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये रिस्पॉन्स है आपका। ये अगेन ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं दिखता। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? सब लोग बताओ मुझे हाँ कि ना। यहां तक जो कुछ मैंने कहा सबको समझ में आया कि बाउंसर गया? सबको समझ में आया? गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमने एक बेस तैयार कर लिया कि बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले। लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बोलेंगे सर? जब वो ग्रोथ दिखाएगा, जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, जब वो मेटाबॉलिज्म दिखाएगा, जब वो कॉन्शियसनेस दिखाएगा, तो हम लोग लिविंग बोलेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाएगा तो भी हम लोग उसको, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे टेक्स्ट बुक में नहीं है बट एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मैं थोड़ी सी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब समझते हो ना? आप इसको सिंपल भाषा में बोलना है तो स्टिमुलस को बोलो एक्शन और रिस्पॉन्स को बोलो, क्या बोलेंगे? रिएक्शन। हाँ, है ना? मैंने तुमको उंगली की और तुमने रिएक्शन में मुझे उंगली की, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, सिंपल। अच्छा, बायोलॉजी के पापा कौन थे? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? इतना तो पता होना चाहिए। आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये पता करके आना, ठीक है। और ऐसा गूगल पे से ढूंढ के अभी अभी मुझे बता दोगे तो हीरो मत बनो। गूगल पे से तो सबको मिल जाएगा आंसर। पढ़ो, टेक्स्ट बुक खोल के थोड़ा पढ़ना, पता चलेगा, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए सबको, है ना? है पता है, सुना है? एरिस्टोटल का नाम सुना है सबने? क्या अभी क्या गूगल किया ना? सच्ची बोल। हाँ, एरिस्टोटल एक, हाँ, एरिस्टोटल एक्चुअली एक ग्रीक फिलोसोफर थे। वो फिलोसोफर थे पर बायोलॉजी का जो मेन फादर उनको माना जाता है, और मेडिसिन के फादर हिपोक्रेटिस को माना जाता है, ठीक है। खैर, ये मतलब ये छोटी छोटी जनरल नॉलेज टाइप की चीजें, एक्स्ट्रा ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैं धीरे अलॉन्ग द लेक्चर्स में आपको ये सारी चीजें बताते जाऊंगा, आप कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। हो सकता है ऐसी चीजें आपको एमसीक्यू एग्जाम जो आपका सीईटी है, नीट है, जो भी एग्जाम्स आप देते हो उसमें ये पूछा जाता है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारी जगहों पर आपको बायोलॉजी के फादर के साथ में मेडिसिन के फादर, जैसा मैंने कहा, हिपोक्रेटिस का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। हिपोक्रेटिस इज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो अगर आप में से कोई आगे जाकर मेडिसिन में पढ़ाई करना चाहता है तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ओके। खैर, एरिस्टोटल एंड हिपोक्रेटिस, ये नाम याद रखो। अब आते हैं हम लोग तो लिविंग वर्ल्ड
लिविंग और नॉन लिविंग का हमने डिफरेंस समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे केमिस्ट्री में, अच्छा आपका केमिस्ट्री का लेक्चर हो गया पीरियोडिक टेबल का, तो आपको ये पता होगा सबको, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो मेटल्स, नॉन मेटल्स, और बीच में क्या पढ़ते हो बच्चों? यस, मेटलॉइड्स, है ना। यानी कि दो एक्सट्रीम्स के बीच में कुछ हमेशा जरूर होता है। तो बायोलॉजी में भी ये लॉजिक फॉलो होना चाहिए, क्योंकि साइंस तो साइंस होता है भाई। तो आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी में ये लॉजिक होना चाहिए कि नहीं, कि एक चीज होती है लिविंग, दूसरी होती है नॉन लिविंग, तो शायद हो सकता है कि इन दोनों के बीच का भी कुछ हो। क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए ना, लॉजिकल बात है ना। हाँ, देखो ये साइंस पढ़ने की, साइंस जैसे आपके दोस्त लोग कोई कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब चीज कर रहे हैं, पर साइंस पढ़ने में यही एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज है और अच्छी चीज है, मजा आता है पढ़ने में, कि ये बहुत ही लॉजिकल चीज होती है ना साइंस। भले अब वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, लॉजिकल चीज है। वैसे यहां पर है तो लॉजिक तो सेम है कि भाई अगर दो एक्सट्रीम है तो बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा, और ये जो बीच में आता है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। बीच में आते हैं, क्या आते हैं? वायरस। हाँ, वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। कौन से वायरस का नाम सुना है आपने? आजकल बड़ा चल रहा है। हाँ 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 हाँ। तो इंटरेस्टिंग है ना, कि जब हम लोग बायो पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कि हाँ अच्छा वायरस के बारे में आज दो नई चीजें सीखने मिली, है ना। तो इसकी स्पेशलिटी, इसकी खासियत ये है बच्चों, याद रखना, वायरस की, किसी भी वायरस की। अच्छा, तो आपने कोरोना वायरस का नाम सुना बिकॉज आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है, बट शायद आप लोगों ने एड्स, HIV वायरस का नाम सुना हो, शायद आप लोगों ने हाँ, शायद आप लोगों ने हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस वायरस का नाम सुना हो, और आजकल आपने कोरोना वायरस तो सुना ही है ऑब्वियसली। ऐसे तो हजारों लाखों वैरायटी है वायरस की। तो वायरस अपने आप में एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों वैरायटी मिलेगी आपको वायरस की, एक पूरी कैटेगरी, एक पूरी तादाद है इनकी। पर ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ये नोट करना बहुत जरूरी है। विच मीन्स आई कैन राइट दैट वायरसेस आर एट द थ्रेशोल्ड, क्या है? आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बात समझ में आई बच्चों? Therefore they are called कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं, बोलो? वायरसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो कौन सी है? वायरसेस है। थ्रेशोल्ड का मतलब, थ्रेशोल्ड का मतलब, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब बॉर्डर, ना इधर है ना इधर है, ना लिविंग में है ना नॉन लिविंग में है। कैसे है? थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड का मतलब, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड जो बोलते हैं, हिंदी में अपन बोलते हैं दहलीज। जैसे आपके घर की जो दहलीज होती है ना, दरवाजे के अंदर आते वक्त, ना बाहर ना अंदर, उसको थ्रेशोल्ड बोला जाता है। समझे बात को बच्चों? है ना। तो थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि दोनों के बॉर्डर पे होगा। अच्छा, तो ये वायरसेस की खास बात होगी एक तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया वायरसेस के बारे में। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरस हमारे शरीर में एंटर कर सकता है, हाँ कि ना? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वायरस शरीर में एंटर कर सकता है, तभी तो इतना कोरोना फैला हुआ है ना। तो यानी कि यानी कि
वायरस इज केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अ लिविंग सेल। लॉजिकल बात है, आप बोलोगे हाँ सर बरोबर है। सो व्हेन अ वायरस एंटर्स अ लिविंग सेल, जैसे एड्स का वायरस, कोरोना का वायरस, कोई भी अगर लिविंग सेल के अंदर घुस गया तो इट बिहेव्स एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड व्हेन इट इज आउटसाइड, करेक्ट, व्हेन आउटसाइड इट बिहेव्स एज नॉन लिविंग। इसीलिए वो ऐसा कहते हैं ना कि आप क्वारंटीन पीरियड में होम आइसोलेशन कर लो, 14 दिन घर से बाहर मत निकलो, वगैरह वगैरह, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसफर हो सकता है। समझे, अगर मैं पेशेंट हूं और कोई और मेरे साथ बैठा और मैं छींक दूं, खांस दूं, राइट, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। पर अगर मैं किसी से मिलूं ही नहीं और वो वायरस उसी वहीं पे अंदर उस क्लोज स्पेस में 14 दिन के अंदर मर जाएगा अपने आप, तो उसके बाद कोई अगर मेरे से कांटेक्ट में आएगा तो उसको नहीं होगा। ये लॉजिक है उसके पीछे का, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अपन बायो का टेक्स्ट बुक लेके बस रट्टा मार रहे हैं, अपन बहुत सारी लॉजिकल चीजें भी बातें कर रहे हैं और समझ रहे हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हमने देखा कि अच्छा लिविंग की कुछ फीचर्स हैं, नॉन लिविंग के कुछ फीचर्स हैं, और उन दोनों के बीच में जो वायरस आता है उनके भी कुछ फीचर्स हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया भाई कि अच्छा लिविंग और नॉन लिविंग और उनका एक मिडल ग्राउंड यानी कि बीच में कुछ आ गया। ओके अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि हम लोग बार बार बोल तो रहे हैं कि अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर कौन कौन आता है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में ह्यूमन बींग्स आएंगे भाई। पर क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? नहीं। आपको क्या लगता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आना चाहिए? एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सॉरी, हाँ ह्यूमन बींग तो आ ही गए ना, एनिमल्स में आ गए। वी आर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सोशल एनिमल्स। तो ये चीज अगेन मैं आपको सिंप्लीफाइड एक टेबल दे रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से याद रह जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 5 अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाई करते हैं बच्चों। कितनी? 5 किंगडम्स में। ध्यान से देखना, सबसे पहला है किंगडम मोनेरा, सबसे पहला है मोनेरा। दूसरा है किंगडम, ये आपके लिए शायद नए वर्ड्स होंगे तो टेंशन मत लेना, मैं आपको हर एक वर्ड को डिटेल में समझाऊंगा। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, इसको बहुत लोग फंजाई बोलते हैं, जो गलत है, फंजाई नहीं बोलना, फंगाई बोलना है। फिर आता है किंगडम प्लांटे, और लास्ट में आता है किंगडम एनिमेलिया। यस, कितने हो गए? 5 किंगडम हो गए। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई होंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास आपको दिखते हैं वो इन 5 में से किसी एक किंगडम में जाएंगे। पहली बात, वायरसेस इनमें से किसी भी किंगडम में नहीं आएंगे, ये भी लॉजिकल बात है, क्योंकि वायरसेस को तो टेक्निकली हम लोग लिविंग में गिनते ही नहीं है, उसको हम लोग लिविंग नॉन लिविंग के बीच में गिनते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? है ना? तो यहां पर, हाँ, यहां पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि सर किसको क्या बोलना है? तो मैं आपके लिए एकदम अगेन सिंपल तरीका समझा देता हूं। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है, वो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया वो किस में आ जाते हैं बच्चों? मोनेरा में आ जाते हैं। बहुत सिंपल, किंगडम मोनेरा। ठीक है, हाँ, मोनेरा, ध्यान से बोलना है, फिर से रिपीट करो सब लोग एक साथ। क्या? किंगडम मोनेरा, करेक्ट? यस। किंगडम एनिमेलिया में क्या आते हैं? एनिमल्स। ये तो भाई कोई मतलब
चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा। प्लांटे में क्या आएंगे? प्लांट्स, ऑब्वियसली, ये भी कोई भी बता देगा। फंगाई में क्या आते हैं? फंगस, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, सिर्फ फंगस। फंगाई एक अलग किंगडम है। अच्छा, आप लोगों के लेवल पे अगर मैं 10वीं के लेवल पे बताऊं फंगाई, फंगाई सोच के आपके दिमाग में क्या आता है? फंगस, करेक्ट। ब्रेड पे वगैरह, मतलब जिसको अपन हिंदी में बुकड़ी बोलते हैं ना, बुकड़ी लग गई, खास करके बारिश के समय लेदर की चीजों पे। हाँ, फफड़ी बोल सकते, क्या, सॉरी, क्या बोल सकते हैं? फफुंदी, हाँ, फफुंदी लग जाती है ना चीजों में, सही है। हाँ, अच्छा, उसका सिंपल मैं आपको ये बताता हूँ। मशरूम देखा है आप लोगों ने? मशरूम, हम हमारे यहाँ गांव में उसको कुकुर मुत्ता बोलते हैं, मशरूम को। हाँ, तो मशरूम। बच्चे बोलेंगे कहा ये भैया जी आ गए पढ़ाने के लिए। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, फंगाई वन ऑफ द एग, सॉरी, जब मैं बोल रहा हूं तब मत बोलो, हाँ बच्चों, मैं चुप हो जाऊं तब बोलो, हाँ बोलो। ओके, तो फंगाई, फंगाई जो किंगडम है, इसमें ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो आपने बताया, आप सबने सही करेक्ट जवाब दिया। आपने देखा होगा स्किन पे बहुत लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं कई बार, है ना? खुजली, खाज जिसको बोलते हैं, दाद, खाज ऐसे बोलते हैं ना, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी फंगल की ग्रोथ होती है। ब्रेड वगैरह आप कहीं रख दो तो उस पर फंगस लग जाती है, लेदर की चीजों पे फंगस लग जाती है। जो मशरूम ग्रो होता है वो फंगस का एक प्रकार होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किंगडम फंगाई में आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, तो थोड़ा मैं इसमें क्लैरिफिकेशन देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये जो पहले दो है ना, ये आपके लिए बहुत नए हैं। फंगाई तो फिर भी जैसे आपने सबने एग्जांपल दे दिया, प्लांट और एनिमल तो आपको मालूम ही है। ये पहले दो जो मैंने लिखे ये आपके लिए नए हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। पहले वाले में मैंने क्या लिखा? बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया लिखा है मैंने, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया लिखने से आपको नहीं समझ में आएगा, आपको साथ साथ ये लिखना पड़ेगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? फिर से बोलो मेरे साथ, कैसे सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक। यस, ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। यस, फिर ना, सुनो सुनो, बोलो, प्रो कैरी कैरी ऑटिक, प्रोकैरियोटिक। हाँ, हाँ, इसका मतलब मैं समझाता हूं, थोड़ा हाईफाई वर्ड है, मैं मतलब समझाता हूं, डोंट वरी। अच्छा, तो प्रोटिस्टा में आप लिखोगे यू कैरियोटिक, यू को बोलेंगे यू कैरियोटिक। हाँ, ई साइलेंट है, समझ लो, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं? यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं, और मोनेरा में होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे प्रो है, यहां पे प्रो है, उल्टा है, देखना, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रोटिस्टा में प्रो लिख देते हैं, प्रो प्रो समझ के, ऐसा याद मत रखना, उल्टा याद रखना। प्रोटिस्टा में प्रो नहीं, यू है। अच्छा, टर्म्स में जाते हैं, पीछे टर्म्स में जाएंगे, और टर्म्स में इन दोनों शब्दों के मतलब समझेंगे जरा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको नहीं आएंगे तो बायोलॉजी नहीं समझ में आएगी। चल समझा देता हूं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। ये समझ में आ गया तो आप बोलोगे कि अरे बहुत इजी है सर। प्रो मतलब, अच्छा, द वर्ड प्रो मतलब, शायद आप में से कोई ऐसे गेम वेम खेलने वाले हैं क्या बच्चे, तो मोबाइल पे गेम वेम खेलते तो मार खाओगे। प्रो प्लेयर होता है ना, एक नूब होता है, एक प्रो होता है ना। हमने हमने भी बहुत गेम खेले हमारे बचपन में, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो, गेम में मत खेलो, ठीक है। हाँ, वो प्रो अलग है, वो प्रोफेशनल वाला प्रो है। यहां पर बायोलॉजी में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, पुराना, समझे। बायोलॉजी में प्रो का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रिमिटिव, यानी प्राचीन काल का, यानी कि पुराना टाइप का। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ओल्ड
एंड सिंपल सेल। अब सिंपल हो गया, अब आसान मतलब समझ में आ गया। अच्छा, आप सब लोगों ने थ्री इडियट्स देखी है ना। बायोलॉजी में क्या होता है ना, आपको ये ऐसे, ये जो मैंने लिखे ना यहाँ पे बायोलॉजी में आपके साथ क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे ना, ये सब हाई फाई टर्म है। वो जो चतुर बोलता है ना, बड़े बड़े डेफिनेशन ऐसा। लेकिन अपने को क्या करने का है, जैसे रैंचो ने किया था ना पिक्चर में, सिंपल सिंपल वर्ड्स में लिखना, उसको सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझना है। उसी चीज का मतलब सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, तो अपने को बायोलॉजी इजी लगेगी। ठीक है, तो ओल्ड एंड सिंपल टाइप ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। तो सॉरी, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या होगा, अब लॉजिकल बात है, आप मुझे बताओ। मैं बोल सकता हूं न्यू एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल। सिंपल है ना। अगर प्रोकैरियोटिक पुराना भी है और सिंपल भी है, तो यूकैरियोटिक नया भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। एकदम सिंपल बात होगी भाई। गया दिमाग में, बोलो हाँ कि ना। हाँ, अच्छा, हमारे बॉडी के सेल, ह्यूमन बॉडी के सेल कैसे वाले होंगे, प्रो होंगे कि यू होंगे, आपको क्या लगता है? अरे बंद बंद करो, माइक बंद करो यार, बहुत। हाँ, ह्यूमन बॉडी के सेल प्रोकैरियोटिक होंगे कि यूकैरियोटिक होंगे, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक, यस। इनफैक्ट किंगडम पहला जो मोनेरा मैंने लिखा, ये वाला, इसको छोड़ के बाकी सारी किंगडम में यूकैरियोटिक टाइप के सेल ही दिखते हैं। मतलब जो पहला किंगडम है वो सबसे बेसिक, सबसे पुराने। व्हेन आई से पुराना, अच्छा एक और बच्चों में कंफ्यूजन होती है, सर पुराना मतलब ये आज जो बना वो नया सेल है और कल जो बना था वो पुराना, ऐसा नहीं। पुराने टाइप का, यानी कि जब धरती की शुरुआत होती, अर्थ की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी बच्चों? 500 ईयर्स पहले। 500 बीसी नहीं, 360 करोड़। ओहो। अर्थ की शुरुआत साइंस के हिसाब, मैं रिलीजन के हिसाब से नहीं बोल रहा, हर रिलीजन में अलग अलग लिखा है। इस्लाम अलग मानता है, हिंदुइज्म अलग मानता है, जैनिज्म अलग मानता है, वो मेरा लेना देना नहीं। मैं साइंस के हिसाब से आपको बताऊं तो 14 बिलियन ईयर्स रफली, कितने? 14 बिलियन ईयर्स, 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, है ना। और करीब 3.5-4 बिलियन साल पहले, 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पे पहला सेल बना था, पुराना, जो सबसे पुराना सबसे सिंपल सेल बना था। तो जो सबसे पुराना और सबसे सिंपल सेल बना था वो था बैक्टीरिया वाला, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अब बात एकदम क्लियर हुई दिमाग में, है ना। तो जिस प्रकार का सेल हजारों लाखों करोड़ों साल पहले बना था, फिर उसको रिप्रोड्यूस, उसका मतलब कॉपी बनते 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 आज भी वो है, जिंदा है। तो उस प्रकार के, उस टाइप के सेल को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो नए ऑर्गेनिजम्स आए, ह्यूमन बींग्स तो बहुत बाद में आए ना, पहले बैक्टीरिया आए, फिर उसके बाद फिश, मछलियां डेवलप हुई, फिर रेप्टाइल्स डेवलप हुए, फिर एम्फीबियंस, वो बहुत सारे कुछ हुए, फिर मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर बाद में ह्यूमंस आए। तो हम तो बहुत बाद में आए। तो हमारे सेल शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज है, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। और हमारे सेल सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक, यानी कि अच्छे डेवलप्ड सेल्स हैं हमारे। आई थिंक ये एकदम अभी क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, है ना। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इन 5 कैटेगरीज में रखते हैं। और इन 5 कैटेगरी, हर कैटेगरी को हम लोग बेसिकली एक किंगडम का नाम देते हैं। और हर किंगडम में कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे कि मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोटिस्टा में छोटे ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, यूनिसेल्युलर, यानी कि एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, पर वो सेल अच्छा विकसित, डेवलप्ड, यानी यूकैरियोटिक होता है। फंगस, प्लांट और एनिमल, यानी कि फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया में तो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और यूकैरियो, उनके सारे सेल्स यूकैरियोटिक भी होते हैं। ये आई होप सबको एकदम से यहां तक क्लैरिटी आ गई होगी। कोई सवाल है दिमाग में तो प्लीज पूछ लो।
फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। सबको क्लियर है एकदम? बढ़िया। ओके, टर्म्स को मत भूलना, ध्यान रखना, टर्म्स को आप लोग लिखते जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड तो कर दिया। जस्ट वन सेक। अब उसके बाद उसको आगे कैसे पढ़ेंगे देखो। सो माइक प्लीज बंद करो, पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस का आवाज आ रहा है। नाउ to study these living organisms, we require a system of classification and nomenclature. We require a system of classification and nomenclature. अब nomenclature का मतलब क्या आप बताओ? शायद नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर शायद। बच्चों क्या होता है नॉमेनक्लेचर, क्या होता है? याद नहीं? कोई बात, करते हैं चलो। तो नॉमेनक्लेचर इज द साइंस ऑफ नेमिंग थिंग्स। बहुत इजी। अच्छा, नॉमेनक्लेचर तो केमिस्ट्री में भी था, बायोलॉजी में भी है, हर जगह आता है। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना। एक पूरा सिस्टम बनाया गया है साइंस में ऑफ गिविंग नेम्स टू थिंग्स। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बहुत सिंपल। जैसे केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर बोलते हैं तो आप बोलते हो IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये तो सबने सुना है ना, स्कूल लेवल पे सबने पढ़ा होगा। IUPAC बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो जब हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम रैंडम नहीं पढ़ सकते, हम हैपहैजार्ड नहीं पढ़ सकते। हमको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पहले उनको क्लासिफाई करो। तो आप नोटिस करोगे कि मैंने तो क्लासिफाई कर दिया पहले ही। ये देखो कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मुझे मालूम है उनको 5 कैटेगरी में डाल दिया और वायरस को बाहर निकाल दिया। तो मैंने क्लासिफाई कर दिया, बोलो हाँ कि ना? जैसे कि अच्छा, मोनेरा में क्या आएगा मुझे पता है, प्रोटिस्टा में क्या आएगा, फंगाई में क्या आएगा, प्लांटे में क्या आएगा, एनिमेलिया में क्या आएगा। तो क्लासिफिकेशन का तो मुझे बेसिक आइडिया आ गया। जो दूसरा स्टेप है वो है नॉमेनक्लेचर। राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इससे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप में से बहुत लोग अलग अलग भाषा बोलते होंगे, अज्यूमिंग हिंदी, मराठी, गुजराती सब लोग होंगे ना इसमें तो, आपके बैच में। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं मैंगो, तो ये अंग्रेजी का इंग्लिश का टर्म है, बोलो हाँ कि ना? अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आप बोलोगे आम। अगर मैं बोलूं गुजराती में बोलना है तो गुजराती में क्या बोलते हैं इसको? इसको केरी बोलते हैं। मराठी कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे? आंबा। तो इससे क्या पता चला कि जितनी भाषा उतने अलग अलग नाम, पर ये क्या सारे शब्द एक ही चीज की बात कर रहे हैं? बोलो हाँ कि ना? ये मुझे आम बोलना है, मैंगो बोलना है, केरी बोलना है, आंबा बोलना है, ये तो मैं आपको सिर्फ 4 भाषा बता रहा हूं इंडिया की। ऐसे पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं होंगी, एक ही चीज के कितने नाम होंगे? तो इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, है ना? तो मल्टीपल नेम्स इन मेनी लैंग्वेजेस, मल्टीपल नेम्स
in multiple languages create confusion. Create confusion. To avoid this confusion, शुरुआत लेक्चर की जहां से हुई थी, देखो घूम फिर के हम वहां पे आए. टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन वी हैव लैटिन नेम्स असाइंड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये अब लॉजिक समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ कि ना. यानी कि अगर कोई इंग्लिश आदमी उसको मैंगो बोलता है, कोई हिंदी आदमी उसको आम बोलता है, कोई गुजराती आदमी उसको कैरी बोलता है, कोई मराठी आदमी उसको आंबा बोलता है, जो भी आपको बोलना है, या कोई फ्रांस में अलग फ्रेंच भाषा में बोलता होगा, कोई जर्मन में जर्मन भाषा में बोलता होगा उसको, पर पूरी दुनिया में उसका बायोलॉजिकल नेम सेम रहेगा. बोलो हाँ कि ना. सो लेट्स से गुप्ता, हमारे यहाँ पे कौन गुप्ता, कौन स्टूडेंट, कोई गुप्ता है ना? गुप्ता जी, चौबे जी, है ना? सपोज हमारे गुप्ता जी और चौबे जी एक दिन पहुंच गए रशिया. अब रशिया में जाके एक रशियन आदमी से उनको आम मांगना है, मैंगो. उसको इंग्लिश नहीं आती, इनको रशियन नहीं आती, तो ये कैसे मांगेंगे? तो यहां पर ये फंडा है कि मैंगो का नाम पूरी दुनिया में हर जगह बायोलॉजिकल नाम सेम होगा, भले आप कोई भी भाषा बोलते हो. और इससे फायदा क्या होगा कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. पर उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि बायोलॉजिकल नाम पता तो होना चाहिए सर. और यही तो मुद्दा है कि यहां पर बायोलॉजिकल नेम सीखना पड़ेगा. बोलो हाँ कि ना. किसी को आइडिया है कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? नहीं पता? ध्यान देना, समझाता हूं, बहुत इजी है. मैंगीफेरा, मेरे साथ बोलो, क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने जैसी चीज है, देखना. एम मैंने कैपिटल लिखा है, आई छोटा लिखा है बच्चों. तो मैंगो को आपको जिस भाषा में जो बोलना है बोलो, पर बायोलॉजी उसको एक ही नाम से जानती है, मैंगीफेरा इंडिका. जैसे, हाँ, अब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये. जैसे ह्यूमंस, तो कोई बोलता है ह्यूमन, कोई बोलता है इंसान, कोई बोलता है आदमी, कोई बोलता है मानस, कोई बोलता है मानुस. पर बायोलॉजी क्या बोलती है? होमो सेपियंस. ह्यूमन बींग्स को आप सबने ये स्कूल में पढ़ा है ना. ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड होमो सेपियंस. तो अब जा रहा है दिमाग में कि एक्चुअली हम लोग जो शब्द पढ़ते थे ह्यूमन बींग्स के बारे में, वो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल नाम है, यानी कि उनका बोल सकते हैं कि लैटिन नाम है. तो पूरी दुनिया में जाके मैं कोई भी भाषा बोलूं, बट मेरी बायोलॉजिकल लैंग्वेज अब फिक्स हो गई. क्यों फिक्स हो गई? क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है, शुरुआत में लिखाया था, याद है? वो बदलने वाली नहीं है. अब होमोसेपियन नाम रख दिया, अब वो रख दिया, अब वो कभी नहीं बदलेगा. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे. मैं आपको कुछ मेन एग्जांपल दे देता हूं. मेन जैसे नीम का पेड़. नीम आपने सुना है सबने. नीम का पेड़, उसका नाम है एजाडिरेक्टा. क्या नाम है? एजाडिरेक्ट इंडिका. एजाडिरेक्टा इंडिका. डॉग, कुत्ते का नाम क्या है बायोलॉजिकल में? अगेन, कोई इंग्लिश में डॉग बोलेगा, हिंदी में कुत्ता बोलेगा, मराठी में कुतरा बोलेगा, अलग अलग नाम है. पर बायोलॉजी क्या बोलती है? उसको बोलने का कैनिस फैमिलियारिस. क्या बोलने का? कैनिस फैमिलियारिस. फिर वैसे ही कैट का है. कैट का क्या है? फीलिस, FELIS, फीलिस डोमेस्टिकस.
अच्छा, ऐसे तो मैं आपको मतलब कम से कम 150, 200, 500 नाम भी लिखवा सकता हूँ, बट ऑब्वियसली सारे नहीं लिखवाऊंगा। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो नहीं लिखेंगे अपन। अपन मेन मेन जो कॉमन वाले हैं, है ना, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग का हमने लिख दिया। इंपॉर्टेंट वाला, फ्रॉग, फ्रॉग का नाम रैना टिग्रीना। फ्रॉग का नाम क्या है बोलो? रैना टिग्रीना। गेहूं, गेहूं, वीट। अच्छा, आप नोटिस करो, मैंने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म लिए। एक फ्रॉग है, डॉग है, कैट है, नीम एक प्लांट है, मैंगो एक प्लांट है, वीट एक प्लांट है, ह्यूमन बींग्स है। मैंने अलग अलग कैटेगरी ली है ना। वीट का नाम है ट्रीटिकम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। तो शुरू में ऐसा, ये बहुत हाई फाई लगता है, ऐसा लगता है सर बहुत हाई फंडू बातें हो रही है। ऐसा नहीं है। इसमें ये मतलब मेन है कि कुछ ज्यादा नहीं, आपको एक 10-12 नाम रहेंगे जो आपको पूरे 2 साल में याद करने, ठीक है, मेन मेन वाले। और अगर आप एनसीईआरटी वगैरह कुछ बाद में देखोगे तो सब मिला के आपको हार्डली एक 20-25 नाम रहेंगे जो आपको याद करने। प्रैक्टिस करते करते वो आपको नाम याद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक लिस्ट देते जाऊंगा, जैसे जैसे इस लिस्ट में हम लोग नाम ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएगा, और वो सिर्फ लिस्ट को आपको लिख के प्रैक्टिस करना और याद करना। ठीक है बच्चों? ओके। तो ये हम लोग जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम लोग कौन सी भाषा में लिखते हैं ये याद रखना। कौन सी भाषा में लिखते हैं? लैटिन। अबे लैट्रिन नहीं, लैटिन। कहा कहाँ पहुंच गया? लैटिन भाषा। हाँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो मुझे ग्रुप पे मैसेज कर देना। ग्रुप पे मेरा नंबर है, पर्सनल पे मैसेज कर देना। जो भी है डाउट कभी कुछ रहे तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा तुरंत रिप्लाई करूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मैं अगर लेक्चर में हूँ या ऐसा कुछ। हाँ, बट आप ग्रुप पे डाउट पोस्ट कर देना, मैं देखकर बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा, इसकी लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग, हाँ, लेक्चर की रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना रिवीजन के लिए। और पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से करो, यहाँ वहाँ भटक मत जाओ। अच्छा, और एक चीज बता दो, एक सेकेंड ना, इसको बंद करते हैं फिलहाल। हाँ जी बच्चे बोलो। उसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं। हाँ जी, उसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, मुझे यहाँ बताओ, अल्फिया, अंजलि, अरविंद, अनुराग, जितने भी बच्चे हैं, मतलब सभी लोग, इसमें से पीसीबी वाला कौन कौन है? एक मिनट। हाँ, आप सब लोगों का व्हाट्सएप चालू है ना?